चैप्टर 2। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर में देखा कि किस तरह नायक सोमनाथ अछूतों की जान बचाता है, जिसमें सवर्ण दुर्गेश मारा जाता है और गांव वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के शिरूर फौजी कैंप के सामने आकर जमा हो जाते हैं और दुर्गेश को मारने वाले फौजी को बाहर निकालने का दबाव बनाते हैं। तब लेफ्टिनेंट पैटिसन जमादार गनोजी गोरे को आदेश देता है कि मारने वाले फौजी को निकालने के लिए पहचान परेड की जाए। उसके आगे शिरूर कैंप के अंदर पहचान परेड शुरू होती है। करीब 800 जवान 4-4 के फाइल में खड़े होते हैं, कुछ वर्दी में तो कुछ रोजमर्रा के कपड़ों में। गांव का लड़का आबा बारी बारी से सबके सामने से गुजरकर हर चेहरे को गौर से पहचानने की कोशिश करता है, मगर उसे वो चेहरा नहीं दिखता। वो मायूस होकर जमादार गनोजी की तरफ देखता है। गनोजी पूछता है, कोई मिला? इनमें नहीं है, मगर ऐसी वर्दी पहने था और वो यही आया है। ये सुनकर दूर खड़ा लेफ्टिनेंट पैटिसन वहीं से गुस्से से चीखता है, What do you mean by यहीं पर आया है? क्या उसका जमीन खा गया या स्काई? यह सब फौजी डिसिप्लिन में रहता है। हमारा सोल्जर पर गलत इल्जाम मत लगाओ। आबा और राव जी गुस्से से तिलमिलाते हुए गेट से बाहर निकल जाते हैं, मगर आबा के मन में एक सवाल अब भी बाकी होता है। वो राव जी से पूछता है, मामलेदार जी, हम कैसे यकीन करें यहाँ बस इतने ही फौजी होंगे? कुछ अंदर भी तो छुपे हो सकते हैं। राव जी गुस्से से पलटकर वापस कैंप के गेट के संतरी की तरफ देखता है, फिर गेट के बाहर खड़े गांव वालों को उचकाता है, मैं जानता हूँ यह अंग्रेज अफसर अपने फौजी को बचा रहा है। तुम लोग यहाँ पर नजर रखो, अगर वो अंदर है तो इसी रास्ते से बाहर आएगा और जैसे ही वो बाहर आता है मार डालो उसे। बाकी पेशवा की कोर्ट कचहरी मैं संभाल लूंगा। सभी गांव वाले हाँ में सर हिलाते हैं और आपसी विचार विनिमय में लग जाते हैं। गेट का मामला निपटा के लेफ्टिनेंट पैटिसन कैप्टन स्टॉर्टन के दफ्तर में आता है। सर, they were just lying, उनका वापस भेज दिया। मगर कैप्टन स्टॉर्टन के होठों पर मुस्कुराहट उभरती है। नो लेफ्टिनेंट, they were telling truth। पैटिसन सोच में पड़ जाता है। तभी कैप्टन स्टॉर्टन एक तरफ देखता है। नायक सोमनाथ, कम आउट। दफ्तर के एक कोने में नायक सोमनाथ खड़ा होता है। सोमनाथ कैप्टन स्टॉर्टन के कुर्सी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सैल्यूट करता है। लेफ्टिनेंट, he has told me everything। सारा मामला हमें पहले ही बता दिया था, इसलिए हमने इसे बाहर नहीं जाने दिया। इतना सुनते ही पैटिसन अचंभे में पड़ जाता है और वह कैप्टन से पूछता है, सर, हैज ही किल्ड? या इसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अगर ये नहीं मारता तो वो हमारा बहादुर नाइक को मार डालता। दिस इज ऑल इंडियन कैस्ट सिस्टम। बट सर, अब ये लोग हमारा काम पर नजर रखेगा और सोमनाथ यहाँ दिखा तो यहाँ का ऊंची जाति का लोग हमारा अगेंस्ट में हो जाएगा। यू आर वेरी करेक्ट। कैप्टन स्टॉर्टन सोमनाथ की तरफ देखता है। सोमनाथ, तुम कुछ दिन का छुट्टी चला जाओ। छुट्टी सुनकर सोमनाथ खुश हो जाता है। अकेला जाओ साहब? कैप्टन स्टॉर्टन मुस्कुराने लगता है। क्या पूरा यूनिट को लेकर जाना है? हम नहीं चाहता तुम्हें वो यहाँ देखे। बेवजह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम नहीं उलझना चाहता। तुम अपना गुस्से पर काबू रखना सीखो। साहब, हमें गुस्सा नहीं आता है, मगर हमारे लोगों को ये पेशवा के लोग बहुत तकलीफ देते हैं साहब। आई नो सोमनाथ, हम जानता है, मगर हम क्या कर सकता है? ये तो यहाँ का रिलीजन है, कल्चर है। एनी हाउ, जाओ जमादार गोरे को भेजो। गो। सोमनाथ सैल्यूट कर बाहर निकल जाता है। लेफ्टिनेंट पैटिसन नाराज होकर कैप्टन स्टॉर्टन से पूछता है, सर, why you are giving this much liberty to these people? This kind of undisciplined soldier को तो हमारा फौज से निकाल देना चाहिए। कैप्टन मुस्कुराता है। Lieutenant, don't forget one thing. Because of these people, we are safe and in power. ये सुनकर
पैटिसन असमंजस में पड़ जाता है। तभी वहाँ जमादार गोरे आता है और सैल्यूट कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। जमादार गोरे, आज कितना फौजी छुट्टी जा रहा है? साहब 5 फौजी। ओके, नाइक सोननाग का भी आज छुट्टी भेजो। ठीक है साहब। एंड लिसन, उसके गांव का कोई दूसरा फौजी है साहब, नाइक रामनाग उसी गांव का है। उसे भी उसका साथ भेजो। सोननाग अकेला वेरी डेंजरस है। एंड रिमेम्बर, 10 दिन से ज्यादा किसी का छुट्टी नहीं भेजना है। ठीक है साहब। जमादार गोरे सैल्यूट करता है और बाहर निकल जाता है। शाम का वक्त, जमादार गोरे डूबते सूरज को देखते हुए कैंप के गार्ड रूम में आकर कुर्सी पर बैठता है। उसके हाथ में छुट्टी जाने वालों की लिस्ट होती है। तभी छुट्टी जाने वाले फौजी उसके सामने आकर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, जिसमें नाइक सोननाग और रामनाग भी होते हैं। जमादार गोरे किसी तरह कागज को आंखों के नजदीक लाकर बमुश्किल से नाम पढ़ने की कोशिश करता है। सिपाही गोदनाक, हाजिर हूँ श्रीमान। सिपाही बाबू सावंत, हाजिर हूँ श्रीमान। सिपाही जनाजी पवार, हाजिर हूँ श्रीमान। सिपाही प्रसाद सिंह, हाजिर हूँ श्रीमान। सिपाही शेख अहमद। जवाब नहीं आता है। गनोजी गोरे फिर पुकारता है, सिपाही शेख अहमद। कहाँ गया ये? सभी फौजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है। आगे नाइक सोननाग कमलनाग, हाजिर हूँ श्रीमान। नाइक रामनाग येसनाग, हाजिर हूँ श्रीमान। छुट्टी जाने वालों की हाजिरी लेकर जमादार गोरे कुछ बताने के लिए अपनी जगह पर खड़ा होता है। तभी सिपाही शेख अहमद वहाँ दौड़ते हुए आता है और सैल्यूट करके एक और खड़ा हो जाता है। गोरे उसे गुस्से से देखता है और चीख कर कहता है, सिपाही शेख अहमद, तुम्हें पता नहीं यहाँ कितने बजे आना था? पता था साहब, मगर कोई अगर मगर नहीं। जाओ पहले राइफल उठाकर पूरे यूनिट का गोल गोल चक्कर लगा कर आओ। शेख अहमद सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और कोने में रखी राइफल को उठाकर दौड़कर चक्कर लगाने निकल जाता है। गोरे आगे बताना शुरू करता है। ध्यान से सुनो, तुम लोगों को सिर्फ 10 दिन की छुट्टी दी जा रही है। तभी सोननाग बीच में ही कहता है, साहब, जाते जाते 1 दिन और आते आते 1 दिन, 2 दिन की छुट्टियां ज्यादा मिल जाती तो अच्छा हो जाता। जमादार गोरे सोननाग की तरफ आंखें फाड़ कर देखता है। दूसरे जवानों को छुट्टियां नहीं मिल रही है और तुमको जबरन भेजा जा रहा है, उस पर भी और छुट्टियां चाहिए। सोननाग आंखों को मटकाते हुए नीचे देखता है। तभी सिपाही शेख अहमद दौड़ पूरी कर वापस आकर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। जमादार उसे देखकर इशारे से राइफल नीचे रखने को कहता है। अब बताओ क्या हुआ था? शेख अहमद लंबी लंबी सांसें लेते हुए बताता है, साहब, आज जुम्मा है और नमाज का वक्त था। गोरे ग्लानि से सिर हिलाकर उसे भी कतार में खड़े होने का इशारा करता है। फिर आगे बताने लगता है, नायक रामनाग, तुम नाइक सोननाग के गांव के हो? रामनाग बड़े जोश में जवाब देता है, हाँ श्रीमान, हम एक गांव के भी हैं और बचपन के यार भी। और यह यारी छोड़, नायक सोननाग की रिपोर्ट ठीक नहीं है। सोननाग तिरछी नजर से जमादार की तरफ देखता है तो बाकी लोग उसे घूरने लगते हैं। नंबर 1, इसे ठीक से गांव में लेकर जाना है और ठीक से लाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। रास्ते में ना किसी से उलझना, ना टकराना, काम से काम रखना है। रामनाग हाँ में सर हिलाता है। जी श्रीमान। ठीक है, अंधेरा होने से पहले सभी को पीछे के गेट से चुपचाप निकलना है। सोननाग बिदकता है, पीछे के गेट से? और सामने के गेट के बाहर तुम्हारे ससुर पहरा दे रहे हैं। जमादार गोरे की बात सुनकर सभी की हंसी छूटती है। सुनहरी किरणों को सूरज ने अब समेटना शुरू कर दिया था और ऊंचे ऊंचे सह्याद्री के पर्वतों के पीछे वह लगभग डूबने की तैयारी में लग गया था।
नायक सोननाग और रामनाग घर के कपड़ों में कंधे पर कंबल का पिट्ठू रखकर पैदल ही उन पर्वतों के बीच से बनी पगडंडी से होते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ अछूत आदमी और औरतें दूसरी ओर से गले में हांडी और कमर के पीछे झाड़ू बांधकर दौड़कर आते हुए दिखते हैं। शायद वे अछूत किसी काम से पूना की सरहद से बाहर गए थे, जो अब अपने झोपड़ों में वापस जाने की राह पर होंगे। मगर डूबते सूरज की किरणों ने अब अपना रंग गेरुआ बना लिया था, जो उन भागते संभलते अछूतों के शरीर को किसी कांटे के जैसे चुभकर उनकी छाया को रास्ते पर लंबी बना रहा था। रास्तों पर छाया की अनुमति अछूतों के लिए पूना के सरहद में नहीं थी, इसलिए वो डरे हुए थे। शायद उन अछूतों ने सोननाग और रामनाग को भी सवर्ण समझ लिया था, इसीलिए वे वहाँ से जल्द भागकर निकल रहे थे। सोननाग और रामनाग मायूस नज़रों से उन्हें ओझल होने तक देखते रहे और फिर सूर्यास्त की दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब रात पूरी तरह परवान चढ़ चुकी थी। बस चंद्रमा की कोर का हल्का सा उजाला ही जमीन तक पहुंच पा रहा था। सोननाग और रामनाग उसी उजाले के सहारे रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में आते हैं। गांव में मंदिर के सामने बने चबूतरे पर लक्ष्मण और गंगाधर नामक दो व्यक्तियों के अलावा कुछ और भी लोग बैठे होते हैं, तो कुछ बच्चे मंदिर में जल रहे दियों की हल्की सी रोशनी में कौडियों से खेल रहे होते हैं। इन दोनों के गांव में प्रवेश करते ही गांव वाले उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण पूछता है, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो भाऊ? सोननाग रुक कर बताता है, बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या यह रात भर रुक सकते हैं? पहले तो सारे एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगते हैं। फिर उनमें से गंगाधर आगे आता है। हाँ हाँ, इस मंदिर में रुक जाओ और कुछ लगेगा तो हमें मांग लेना। चलेगा, बस रात ही निकालनी है। दोनों मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो सोननाग रामनाग से कहता है, रामनाग चल हो जा भाई चबूतरे पर लंबा। रामनाग नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। दोनों मंदिर के सामने वाली सीढ़ी पर पाँव ही रखने वाले होते हैं कि लक्ष्मण पीछे से आवाज देता है, अपना नाम और काम नहीं बताया आप लोगों ने? सोननाग पीछे मुड़कर छाती तान कर कहता है, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे नेटिव में नाइक हूँ सोननाग, और ये रामनाग, ये भी मेरे साथ नाइक है। नाम सुनते ही वो सभी दांत ओंठ भींचने लग जाते हैं। गंगाधर सामने आता है। हे भगवान, कैसा पाप होते होते बच गया। रामनाग कुछ समझ नहीं पाता है। लक्ष्मण आके चढ़ाकर पूछता है, तुम महार जाति के हो ना? तो इस बार गंगाधर सामने आता है और चीखने लगता है, ये पेशवा की जागीर है, अंग्रेजों का दफ्तर नहीं। यहाँ सिर्फ जाति चलती है। अब निकल जाओ गांव के पीछे, वही तुम्हारे अछूत रहते हैं, निकलो। सोननाग शांत रहकर मंदिर में रखे भगवान की मूर्त की तरफ देखता है तो लक्ष्मण अपना आपा खो देता है। ए, भगवान को क्या देखता है बे? उसे भी अपवित्र करना है। सोननाग का पारा अब मस्तक में चढ़ जाता है। वो उन्हें गुस्से से लाल होकर देखता है और पिट्ठू को कंधे से नीचे रखने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी रामनाग उसके हाथ को पकड़ लेता है और खींचते हुए उसे वहां से ले जाता है। दोनों उस गांव के बाहर अछूतों के बस्ती में आते हैं। 10-12 मिट्टी के झोपड़ों की कतार होती है। अंधेरे में नंगे बच्चे सामने जमीन पर सोए पड़े होते हैं। एक झोपड़े के सामने अर्धनग्न काकनाक और कुछ अछूत दिए के उजाले में बम्बू के छिलके से टोकरी बिनते रहते हैं। वहाँ के सभी झोपड़ों के सामने हांडिया और झाड़ू टंगे होते हैं। उन दोनों को अच्छे कपड़ों में आता देखकर काकनाक और बाकी लोग अपने झोपड़ों के सामने ही जमीन पर औंधे मुंह लेटकर हाथ जोड़कर जोहार माय बाप, जोहार माय बाप कहने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। सोननाग उनसे पूछता है, क्यों डर रहे हो भाई? क्या हम जंगल के शेर लग रहे हैं? काकनाक हाथ जोड़कर खड़ा होता है।
आपको देखकर लगा आप ऊंची जाति के होंगे, शायद गलती से यहाँ आए होंगे। आप कौन हैं? हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बॉम्बे नेटिव के फौजी हैं। काकनाक ये सुनकर खुश होता है। बाकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। काकनाक अब थोड़ा खुल जाता है। अंग्रेजों के फौजी, क्या बात है, बहुत सुना था अंग्रेजों के बारे में। वो तो हमारे लोगों को फौज में लेकर बहुत मदद करते हैं। आप लोगों का तो देखिए हुलिया ही बदल दिया उन्होंने। सोननाग हाँ में सर हिलाता है। हाँ, हमारा तो बदला है, तुम्हें भी तो बदलना चाहिए। हम क्या बदलेंगे, हम तो पिछले जन्मों के पापी हैं, जिसकी सजा इस जन्म में भोग रहे हैं। कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में? अब उस जन्म का इस जन्म में क्या पता चलेगा। छोड़ो, ये बताइए आप लोगों ने यहाँ कैसे आना किया? रामनाथ कंधे का पिट्टू नीचे रखता है। हमें यहाँ सिर्फ रात भर रुकना है, कल सुबह अपने गांव को निकल जाएंगे। काकनाक कुछ देर सोचता है, फिर हंसते हुए कहता है, चलिए मुखिया मामा के यहाँ चलते हैं, उसी का झोपड़ा बड़ा है, वही आप लोगों का खान पान भी हो जाएगा और रात भर आराम भी। आओ आओ। काकनाक आगे आगे चलने लगता है तो सोननाग और रामनाग उसके पीछे पीछे। दोनों उस गांव के अछूतों की अवस्था देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मुखिया का झोपड़ा आते ही काकनाक आवाज देता है, मुखिया मामा देखो ना, तुम्हारे घर में बड़े बड़े मेहमान आए हैं। ये सुनकर दोनों हंसते हैं। उतने में अंदर से 50 साल का मुखिया बाहर आता है। इस वक्त मेहमान कौन है रे काकनाक? मामा ये अंग्रेजों के सेना के हमारे जात वाले फौजी है। मुखिया अपने झोपड़े के सामने हट्टे कट्टे सोननाग और रामनाग को देखकर हाथ जोड़ता है। जय जोहार। सोननाग भी मुस्कुराते हुए अभिवादन का जवाब देता है। जय जोहार मामा जी। तभी काकनाक बीच में ही बताने लगता है, मामा इन्हें रात भर रुकना है, मेरे झोपड़े में रखा होता, मगर आपको तो पता है मेरे झोपड़े में इधर से उधर करवट क्या बदली तो समझो आदमी झोपड़े के बाहर और झोपड़ा उसके ऊपर। मुखिया अपने माथे पर हाथ रखता है। अरे अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। आओ फौजियों, आओ अंदर आओ। दोनों मुखिया के पीछे जाते हैं तो काकनाक वहां से बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। मुखिया अंदर आवाज देता है, अरे सावली बेटी पानी तो लेकर आ, देख मेहमान बहुत दूर से आए हैं। उतने में अंदर से 18 साल की दिखने में सावली मगर नाक नक्श से आकर्षक लड़की बाहर आती है और लजाते हुए सोननाग की तरफ देखती है। फिर हाथ में पकड़े बर्तन का पानी बगल में रखे मिट्टी की नांद में पलटाती है। सोननाग उसे कनखियों से निहारने लगता है। तभी रामनाग उसके पीठ पर हाथ रखता है। यार सोन, चल पानी आ गया। हाथ लगते ही सोननाग संभलता है और मुंह धोने पानी की नांद की तरफ बढ़ता है। सावली भी शर्माते हुए जल्दी से झोपड़े के अंदर चली जाती है। मुखिया अपने गले का सफेद गमछा उनकी तरफ बढ़ाता है। अभी हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से खाना खाकर सो जाना। गोश्त तो खाते हो ना? रामनाग हाँ में सर हिलाते हुए पूछता है। काहे का है मामा? जंगली सूअर का, गांव में बहुत तकलीफ दे रहा था, गांव वालों ने मार डाला। ये सुनकर रामनाग मस्ती में बड़बड़ाता है, यार दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज सुबह ही जंगली सूअर की बात निकली थी और रात में तैयार। सोननाग उसकी बात सुनकर हंसता है। तभी मुखिया फिर से पूछता है, अरे भाई जंगली सूअर खाओगे? इसमें क्या पूछना है मामा, हम फौजी हैं, हम सब खाते हैं। उतने में अंदर से सावली खाली बर्तन पकड़कर फिर बाहर आती है और मुखिया को पूछती है, बाबा पीने का पानी नहीं है, लेकर आती हूँ। अरे बेटी इतनी रात को कैसे जाओगी? जंगली जानवर नदी पर आते हैं, तू रहने दे, मैं ही लाता हूँ। तुम्हें रात को दिखता नहीं है बाबा, मैं गांव के कुएं से ही लाती हूँ, रात में वहाँ कोई नहीं आता है। अरे बेटी कोई देख लेगा वहाँ। मैं गई और आई। सावली
बाप की बात माने बगैर ही वहां से निकल जाती है। ये लड़की तो मेरा सुनती ही नहीं है, एक दिन इस बूढ़े का दम निकाल कर ही मानेंगी। सोमनाथ दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए पूछता है, क्यों मामा, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है? बेटा, कुआं तो गांव में ही है, मगर वहां पर हमारे लोगों को जाने की मनाही है, इसलिए नदी से लाना पड़ता है। तभी रामनाथ बीच में पूछता है, मगर मनाही क्यों है? सबकी अलग अलग बातें हैं बेटा, मगर सुना है ये सब पेशवीन और गणपति नाग के लफड़े की वजह से हुआ था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आता है। पेशवीन और गणपति नाग का लफड़ा बहुत पुराना किस्सा है। एक बार शनिवार वाड़े के चौकीदार गणपति नाग नाम के महार पहलवान पर वहाँ की एक पेशवीन का मोह जड़ गया और गणपति नाग भी उसके लफड़े में फंस गया। रामनाथ कान खुजलाते हुए फिर बीच में कहता है, मामा, उसे लफड़ा नहीं प्यार कहते हैं। अरे कुछ भी बोल बेटा, मगर जब पेशवाओं को उनका संबंध पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ गणपति नाग को जान से मार डाला, बल्कि पुणे के दायरे में आने वाले हमारे लोगों पर बहुत जुर्म ढाए और कई नियमों से बांध दिया, और बाकी की रही सही कसर अब इस बाजीराव पेशवा ने पूरी कर दी है। उसने तो इतने नियम लगाए कि जानवरों से भी हमें ईर्ष्या होती है। कौन से नियम मामा? अब क्या बताए, बस ये समझ लो, जिस दिन हमारे पर उनका अत्याचार नहीं होता है उस दिन खाना भी हजम नहीं होता है। ये सुनकर सोमनाथ और रामनाथ दोनों सोच में पड़ जाते हैं। सावली छुपते छुपाते हुए गांव के कुएं के पास आती है, फिर डरते डरते वहीं पर रखी बाल्टी कुएं में हल्के से छोड़ती है, खींचकर पानी अपने बर्तन में डालती है, फिर इधर उधर देखते हुए बाल्टी को कुएं की दीवार पर रखने जाती है तो झट से बाल्टी कुएं में गिर जाती है और छपाक के साथ पानी का आवाज होता है। वह डर के मारे अपना बर्तन सिर पर रखकर भागने लगती है। पीछे से आवाज आती है, कौन है कुएं पर? वो पीछे देखती है तो अंधेरे में एक आदमी कुएं पर खड़ा नजर आता है। वह किसी तरह सर पर रखा बर्तन पकड़कर महारवाड़े की तरफ बेतहाशा भागने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी आप अगले चैप्टर 3 में सुन सकते हैं। क्या कुएं पर आया आदमी सावली को पहचान लेता है, और अगर पहचान लेता है तो क्या करता है? सोमनाथ और रामनाथ क्या कुछ कर पाते हैं, और आगे क्या होता है?